आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट। बेस यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ 7 बेस यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, और हमने ये भी जाना था कि भाई इसको डिफाइन करने की जिम्मेवारी CGPM को दी गई बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो हम लोग देखते हैं लेंथ का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था जो मीटर होता है। तो मीटर को कैसे डिफाइन किया गया। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ ये हमारा लेटेस्ट डेफिनेशन है बेस यूनिट का। इस लेटेस्ट डेफिनेशन से पहले भी कुछ डेफिनेशन दिए गए जिसको हम लोगों ने कुछ कारणों से छोड़ दिया। अभी के डेफिनेशन पहले वाले से मोर साइंटिफिक थे, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया। तो मीटर का जो डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। कहने का मतलब लाइट वैक्यूम में 1/299792458 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा उस डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर मानेंगे। ये हमारा अभी का डेफिनेशन है। शुरुआत में जो डेफिनेशन दिया गया, शुरू में बताया गया कि भाई 1 मीटर लेंथ जो है वो हम अर्थ के नॉर्थ पोल से इक्वेटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसमें 10 मिलियन से डिवाइड करने के बाद जो लेंथ आएगा उसको हम लोग 1 मीटर कंसिडर करेंगे। शुरुआत का डेफिनेशन ये था। इसमें बहुत सारी परेशानियां थी जो भाई अर्थ नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच का डिस्टेंस यदि अर्थ के मतलब डिफरेंट लोकेशंस यदि हम मेजर करें तो फिर वो कुछ न कुछ उसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद जो डेफिनेशन आया वो ये आया जो भाई एक उन्होंने प्रोटोटाइप मीटर बार लिया। प्रोटोटाइप मीटर बार लिया और कहा कि भाई इसकी जो लंबाई है वो हमारा 1 मीटर है, इसी को एज अ रेफरेंस मानते हुए आप मीटर को मेजर करो। उसको भी कुछ कारणों से छोड़ दिया गया। उसके बाद डेफिनेशन आया क्रिप्टन 86 एटम से जो रेडिएशन इमिट होगा उसमें से किसी प्रॉपर वेवलेंथ के बारे में उन्होंने कहा कि भाई उस वेव को आप उस वेव के n नंबर ऑफ वेवलेंथ्स की जो लंबाई होगी, n उन्होंने कुछ पर्टिकुलर नंबर बताया, तो उस उतने नंबर ऑफ वेवलेंथ की जो लंबाई होगी उसको हम लोग 1 मीटर मानेंगे। उससे ज़्यादा मोर प्रिसाइज डेफिनेशन आपका ये जो अब हम लोग अभी यूज करते हैं मीटर का वो है, और इसको हम लोग अभी करंट में यूज कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आप जो देखेंगे, ये जो फ्रैक्शन है सेकेंड का फ्रैक्शन, इसमें डिनोमिनेटर जो नंबर है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि भाई इसमें थोड़ा सा यदि हम नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा दें तो ये हमारा एक सिंपल नंबर हो जाएगा 300000000। तो हमने वो फ्रैक्शन क्यों नहीं लिया। उसके पीछे एक्चुअल रीज़न ये है कि भाई मीटर कोई ऐसा नहीं जो पहली बार डिफाइंड हुआ। इससे पहले भी कई सारे अटैम्प्ट हुए मीटर को डिफाइन करने के, और कोशिश ये की गई कि भाई सारे डेफिनेशन में मीटर की जो लंबाई है वो हमारा सेम आए जो पहले था। अब ऐसा नहीं जो अभी डेफिनेशन दिया तो मीटर का मतलब लेंथ जो है वो वेरी कर जाएगा, ऐसा नहीं। जो पहले था वही हमारा इस बार भी डेफिनेशन में आए। तो पहले वाले से टैली करने के लिए इस पर्टिकुलर सेकंड में जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगा वही हमारा पहले वाले लेंथ से मैच करेगा 1 मीटर से। इसलिए इस फ्रैक्शन को लिया गया। इस फ्रैक्शन इस कम टाइम में, इतना कम टाइम में मतलब 1/299792458 सेकेंड में ही जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट वो हमारा 1 मीटर के बराबर होगा। तो ये हमारा मीटर का डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग किलोग्राम देखेंगे। मास का जो SI यूनिट है वो हमारा है किलोग्राम। तो किलोग्राम को CGPM ने कैसे डिफाइन किया, तो एक्चुअल में इसका बहुत ही सिंपल तरीका उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने एक प्लेटिनम इरेडियम
एलॉय का एक सिलेंडर ले लिया पर्टिकुलर साइज का, और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा 1 किलोग्राम है और आप इसी को रेफरेंस मानते हुए सारे लोग 1 किलोग्राम मानो। तो एक्चुअल में प्लेटिनम इरेडियम एलॉय जो है वो हमारा उसमें कोरोजन वगैरह बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, और उसको उन्होंने एक कंट्रोल्ड वेदर कंडीशन में कंडीशन में रखा ताकि उसमें किसी तरह का कोई क्षरण ना हो ना। तो ये हमारा किलोग्राम का डेफिनेशन है। मतलब हम लोग जो मार्केट में देखते हैं किलोग्राम का बटखड़ा, वो इसी के रेफरेंस में इसी से कंपेयर करके वो बनाया गया है। हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में किलोग्राम जो है इसी के रेफरेंस में बनाया गया। अब बात करते हैं सेकेंड की। टाइम का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है सेकेंड। इसका डेफिनेशन है व्हेन cesium-133 एटम इज बम्बार्डेड बाय माइक्रोवेव्स ऑफ प्रिसाइजली द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टाइम रिक्वायर्ड टू इमिट 9192631770 cycles of a particular wavelength is defined as 1 second। उन्होंने कहा कि भाई cesium-133 एटम पे आप प्रॉपर, उन्होंने कोई एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी दिया, उस फ्रीक्वेंसी वाले माइक्रोवेव से वो फ्रीक्वेंसी प्रिसाइज होनी चाहिए। कहने का मतलब जब हम बम्बार्ड करेंगे cesium-133 एटम पे तो फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं जो पहले थोड़ा बहुत वेरी करे, ऐसा नहीं हो, एग्जैक्टली वही सेम फ्रीक्वेंसी वाले माइक्रोवेव से उस पर बम्बार्ड करो, उससे डिफरेंट वेवलेंथ वाले डिफरेंट रेडिएशन निकलेंगे, उसमें से कोई भी किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी वेवलेंथ वाले एक वेव को सिलेक्ट करो और उस वेव का इतना नंबर ऑफ साइकिल्स उस एटम से निकलने में जो टाइम लगेगा उसको CGPM ने कहा कि भाई ये हमारा 1 सेकेंड है। क्लियर? तो ये हमारा सेकेंड का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद एम्पियर। एम्पियर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो करंट का SI यूनिट है। तो एम्पियर का जो डेफिनेशन है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स विथ नेग्लिजिबल थिकनेस प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर and equal current in same direction is allowed to flow. The magnitude of current is varied so that the force of attraction between two wires is 2 into 10 to the power minus 7 Newton for 1 meter length of wires. The amount of current at this particular moment is called 1 meter. कहने का मतलब उन्होंने 2 वायर लिया 1 मीटर लेंथ का, हर एक वायर का लेंथ 1 मीटर, जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल हो, बहुत ही पतला वायर हो। उस दोनों वायर को उन्होंने 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया और दोनों वायर से सेम अमाउंट ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन फ्लो कराया गया और करंट को रेगुलेटर से उसको वेरी किया गया। तो उस पर्टिकुलर एक्चुअल में यदि 2 वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया जाए तो उस दोनों वायर में अट्रैक्शन होता है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएं तो उसमें रिपल्सन होता है। ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई 2 वायर 1 मीटर लेंथ का लो और उसको आप 1 मीटर डिस्टेंस पे रखो और दोनों वायर से सेम अमाउंट ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन फ्लो करवाओ और उसके करंट को वेरी करो उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब दोनों वायर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन फोर्स लगना शुरू हो, उस समय आप करंट का वेरिएशन स्टॉप कर दो। उस समय जो करंट फ्लो हो रहा है उसको उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा 1 एम्पियर करंट है। ये हमारा करंट का डेफिनेशन हो गया, सॉरी एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। अब देखेंगे केल्विन। केल्विन को CGPM ने डिफाइन किया कि भाई पहले देख लेते हैं। ये होता है द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। उन्होंने कहा कि भाई वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है उस ट्रिपल पॉइंट को 273.16 से डिवाइड करो तो जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग 1 केल्विन बोलेंगे। तो सवाल है जो भाई ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? वो एक्चुअल में होता है जो ऐसा पॉइंट
ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर का तीनों फेज एग्जिस्ट करे। तीनों फेज कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। तो वाटर का सॉलिड फेज आइस होगा, लिक्विड फेज खुद वाटर है और गैसियस फेज वेपर। तो ऐसे टेम्परेचर पे जिस पे ये तीनों फेज एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। उस टेम्परेचर में आप 273.16 से डिवाइड करो तो वो हमारा 1 केल्विन टेम्परेचर होगा। कहने का मतलब वाटर का ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपल टेम्परेचर क्या होगा भाई, 273.16 केल्विन होगा। मतलब यहाँ पे हमने कहा कि भाई 1 केल्विन जो होगा ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273.16, इससे हमारा निकल जाएगा ट्रिपल पॉइंट ट्रिपल टेम्परेचर इक्वल टू 273 × 16। इसको इधर हम ले आया तो वाटर का ट्रिपल टेम्परेचर क्या होगा 273.16। नेक्स्ट हम देखेंगे मोल का डेफिनेशन। मोल जो है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। तो मोल को कैसे डिफाइन किया गया, उसका डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम which contains as many elementary particles may be atoms, molecules or ions as there are atoms in 12 ग्राम of कार्बन 12। कहने का मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम मटेरियल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यहाँ पे कार्बन का एलिमेंट्री पार्टिकल होगा एटम, तो इसलिए हम यहाँ पे एटम की बात करेंगे। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम मटेरियल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स वाले कोई भी मटेरियल 1 मोल कहलाएगा। तो एक्चुअल में 12 ग्राम कार्बन 12 में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो होता है 6.022045 × 10⁻3। 12 ग्राम कार्बन 12 में नंबर ऑफ एटम्स होता है 6.022045 × 10⁻23। इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये आपको केमिस्ट्री में यूज होगा और हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे इस एवोगाड्रो कांस्टेंट को। तो आप इसको रिमेंबर कर लें, एवोगाड्रो कांस्टेंट मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 में इतनी नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो कहने का मतलब यदि दूसरा कोई भी मटेरियल लें उसका एलिमेंट्री पार्टिकल की संख्या जब इतनी हो जाएगी तो उतनी संख्या वाले एलिमेंट्री मटेरियल को हम लोग 1 मोल कहेंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम वाटर कंपाउंड को लें, वाटर एक कंपाउंड है इसलिए इसका एलिमेंट्री पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल। यदि हम वाटर को लें कुछ अमाउंट को, तो उस वाटर में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना हो जाएगा, मतलब 6.022045 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाले वाटर में को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। क्लियर? मतलब इतना नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल वाले कोई भी जो मटेरियल होगा वो हमारा 1 मोल कहलाएगा। यदि हम नाइट्रोजन गैस की बात करें, नाइट्रोजन गैस एक कंपाउंड है, इसका एलिमेंट्री पार्टिकल होगा हमारा मॉलिक्यूल्स। तो 6.022045 × 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स वाले जो सब्सटेंस होंगे, जितने सब्सटेंस होंगे उसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे। तो ये हमारा मोल का डेफिनेशन हो गया। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो हमारा कैंडेला। कैंडेला जो यूनिट है हमारा वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो कैंडेला वर्ड जो है वो हमारा बना है कैंडल से। कैंडल मतलब मोमबत्ती। तो कहने का मतलब जो एक नॉर्मल कैंडल जो लाइट इमिट करेगा उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो हमारा 1 कैंडेला होगा। तो ये एक रफ डेफिनेशन है, इसको हम लोग एज ए साइंटिफिक डेफिनेशन हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो कैंडेला का जो डेफिनेशन है वो है हमारा luminous intensity of a black body in the direction of perpendicular to its surface of area 1/6 × 10⁵ meter square
placed at the temperature of freezing point of platinum at a pressure of 1.01325 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारा है, फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा इस 1755 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेटिनम का। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ब्लैक बॉडी को जिसका सरफेस एरिया 1/6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर स्क्वायर हो, उसको आप 1755 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखो, उससे जो लाइट इमिट होगा उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखने पे जो इंटेंसिटी फील होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 कैंडेला। तो ये हमारा कैंडेला का डेफिनेशन है, क्लियर। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम, फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे प्लेटिनम जो है फ्रीज कर रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, वही सेम टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आएगा उसी टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में भी जाएगा मटेरियल। तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वो हमारा क्या होगा, सेम पॉइंट होगा। मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हम बोलें या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोले, कहने का मतलब सेम ही है। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री को कैसे डिफाइन किया गया। एक्चुअल में दो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, एक प्लेन एंगल का यूनिट जो रेडियन है और दूसरा सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। ये दोनों हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो रेडियन, रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया। आप किसी भी रेडियस का एक सर्किल ले लो, उस सर्किल का जो रेडियस है, मान लेते हैं हम r है, इसका सेंटर O है, इस सर्किल का रेडियस r है, इस r लेंथ का हम एक सरकमफ्रेंस पर एक कट कर लेंगे। कितना हमारा है, r, ठीक। तो ये जो सरकमफ्रेंस का पार्ट है r, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो हमारा होगा 1 रेडियन। क्लियर। किसी भी रेडियस का एक सर्किल लें, रेडियस जितना है उतना बड़ा हम एक सरकमफ्रेंस पे कट कर लें, वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा 1 रेडियन एंगल होगा। एंगल सबटेंडेड by a part of circumference of length r, r क्या हमारा है, रेडियस of the circle, r at the center of the circle is called 1 radian। Clear? Angle subtended by a part of circumference of length r at the center of the circle is called 1 radian। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखें, यदि r हमारा सर्कमफ्रेंस पे कट है तो वो हमारा 1 रेडियन बनाएगा। यहाँ से हम मान लेते हैं एक r और ले लेते हैं, ठीक। ये भी एंगल कितना बनाएगा, यहाँ पे हमारा ये बनाएगा 1 रेडियन।
यदि फिर हम ले लें एक, ये भी कितना बनाएगा 1 रेडियन। तो यदि हम इस टोटल की बात करें, ये भी हमारा कितना है r है, ये भी हमारा कितना है r है, ये हमारा कितना एंगल होगा 1 रेडियन होगा, ये एंगल भी कितना होगा हमारा 1 रेडियन। ठीक, ये r 1 रेडियन बनाएगा, ये भी r 1 रेडियन, ये भी r 1 रेडियन। तो यदि हम इस दोनों को जोड़ दें, यदि हम इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 2 रेडियन। यदि हम इस तीनों की बात करें तो कितना हमारा बनाएगा 3 रेडियन। तो कहने का मतलब सेंटर पे जो एंगल होगा थीटा रेडियन, वो क्या होगा सर्कमफेरेंस का लेंथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब यदि हम मान लें उसका लेंथ l है, l डिवाइडेड बाय r। यदि हम इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा r प्लस r 2r डिवाइडेड बाय r, एंगल कितना हो जाएगा 2 रेडियन। यदि हम पूरे की बात करें r प्लस r 3r डिवाइडेड बाय r, तो सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा 3 रेडियन। यदि हम सिंगल एक पोर्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा l हो जाएगा r, तो r डिवाइडेड बाय r 1 रेडियन। तो थीटा इक्वल टू l बाय r, ये हमारा यूनिट जो होगा इसका रेडियन में होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक, थीटा इक्वल टू l बाय r। नेक्स्ट हमारा सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो हमारा है st रेडियन। st रेडियन क्या होता है, आप r रेडियस का एक स्फीयर ले लें, r रेडियस का हमने एक स्फीयर ले लिया, उसके सरफेस पे आप एक r स्क्वायर एरिया वाला एक पोर्शन ले लो आप। ये जितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, ये हमारा होगा 1 SR। ये जो एरिया इसका है वो हमारा है r स्क्वायर। r हमारा क्या है स्फीयर का रेडियस है। मतलब स्फीयर ले लेते हैं किसी रेडियस वाले, मान लेते हैं हम उसका रेडियस r है, उसके सरफेस पे r स्क्वायर एरिया वाला एक पोर्शन ले लेते हैं, वो पोर्शन सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा होगा 1 st रेडियन। ठीक, इसी को हम लोग लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख देते हैं, एंगल सबटेंडेड by a portion of area r square, r equal to radius of a sphere, angle subtended by a portion of area r square on the surface at the center of the sphere is called 1 st radian। एंगल सबटेंडेड बाय अ पोर्शन ऑफ एरिया r स्क्वायर, r इक्वल टू रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑन द सरफेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड 1 रेडियन। सरफेस के स्फीयर के
सरफेस पे आर स्क्वायर एरिया वाला पोर्शन लिया, वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा 1 स्टेरेडियन होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि आर स्क्वायर एरिया वाला पोर्शन लिया तो वो हमारा 1 स्टेरेडियन एंगल सबटेंड किया। यदि ये हमारा 2 गुना ले लें तो हमारा क्या होगा एंगल, यहाँ पे एंगल भी 2 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा थीटा जो होगा स्टेरेडियन वो हमारा क्या होगा, a बाय आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है। अभी हमने बेस यूनिट का डेफिनेशन और फिर सप्लीमेंट्री यूनिट का डेफिनेशन देखा। इसमें आपको सप्लीमेंट्री यूनिट का डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपको याद रखना है। बेस यूनिट का डेफिनेशन बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है, उसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एग्ज़ाम में उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपने देखा, इवन मुझे भी याद नहीं है, आपने देखा मैं उसे बोर्ड पे पहले से लिख रखा था। तो बेस यूनिट का डेफिनेशन बिल्कुल कहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसको याद रखने की, बस आपको जानकारी के लिए जो भाई यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं हमने बताया। क्लियर? आपको याद रखना है इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट का डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे एसआई प्रीफिक्सेस। हम लोग ऑलरेडी पहले से कुछ प्रीफिक्स को जानते रहे हैं। जैसे हम मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम, तो यहाँ पे हम लोग किलोग्राम, ग्राम से पहले किलो वर्ड लगा हुआ है, किलो एक प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे किलो का मतलब होता है 1000, मतलब 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब किलो मतलब 1000। तो 10 टू द पावर क्यूब के लिए किलो प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है। सिमिलरली यदि हम बात करें मिलीमीटर की, मीटर से पहले मिली वर्ड लगा हुआ है जो प्रीफिक्स है, मतलब किसी वर्ड से यदि पहले लगा है तो प्रीफिक्स, बाद में लगा है तो सफिक्स। आप ऑलरेडी पहले इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे मिलीमीटर, मिलीमीटर में मिली एक प्रीफिक्स है, इसका वो जो यूज हुआ है प्रीफिक्स वो हुआ है 10 टू द पावर -3 से। कहने का मतलब 1 मीटर, मिलीमीटर कहने का मतलब 1 मीटर, मीटर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, मतलब मीटर का 1000वां भाग जो होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। सिमिलरली किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। सेंटीमीटर, मीटर से पहले सेंटी एक प्रीफिक्स है, सेंटी का मतलब होता है, आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि भाई 10 टू द पावर -2, मतलब 1 मीटर का 100वां भाग जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? तो इस कुछ प्रीफिक्स से हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं, और जो सीजीपीएम ने जो रिकमेंड किया है प्रीफिक्स उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि जो भी हम यहाँ लिखेंगे उसमें सारे प्रीफिक्स आपको मेमोराइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रीफिक्स आपको याद रखने हैं, जिसको मैं वहाँ पे पॉइंट आउट कर दूंगा। CGPM recommended some standard prefixes for certain power of 10 which are as under। CGPM ने 10 के पावर के लिए कुछ प्रीफिक्सेस यूज किए, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10
जिसको हम लोग फैक्टर भी बोल सकते हैं, इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज हुआ, प्रीफिक्स, और फिर उसका सिंबल क्या है। पहला जो इसमें है वो हमारा 10 टू द पावर 18। 10 टू द पावर 18 के लिए जो प्रीफिक्स यूज हुआ वो एक्जा, EXA। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल E। 10 टू द पावर 18 के बाद 10 टू द पावर 15। 15 के लिए पेटा, पेटा, इसका जो सिंबल होता है कैपिटल P। 10 टू द पावर 12, टेरा, सिंबल कैपिटल T। सबके लिए मैं स्मॉल यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसके लिए भी टेरा। 10 टू द पावर 9, गीगा, सिंबल कैपिटल G। 10 टू द पावर 6, मेगा, सिंबल कैपिटल M। 10 टू द पावर 3, किलो, सिंबल स्मॉल के। 10 टू द पावर 2, हेक्टो, सिंबल स्मॉल h। 10 टू द पावर 1, इसके लिए डेका, सिंबल स्मॉल d स्मॉल a। 10 टू द पावर -1, इसके लिए डेसी, सिंबल स्मॉल d। 10 टू द पावर -2, इसके लिए सेंटी, स्मॉल c। 10 टू द पावर -3, इसके लिए मिली, सिंबल स्मॉल m। 10 टू द पावर -6, इसके लिए माइक्रो, सिंबल इसका म्यू, सिंबल ठीक से देख लें आप, म्यू, इसको पढ़ते हम लोग हैं म्यू। 10 टू द पावर -9, नैनो, सिंबल स्मॉल n। 10 टू द पावर -12, पीको, ये पी हमारा स्मॉल है, कंफ्यूज ना होंगे, कैपिटल नहीं है हमारा, स्मॉल पी। 10 टू द पावर -15, फेम्टो, स्मॉल f। 10 टू द पावर -18, अट्टो, स्मॉल a। ये सारे प्रीफिक्सेस CGPM ने रिकमेंड किए, जो भाई 10 टू द पावर 18 के लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे एक्जा, 10 टू द पावर 15 के लिए पेटा, और यदि सिंबल के फॉर्म में लिखना हो तो एक्जा के जगह पे आप कैपिटल E लिखेंगे, इसका मतलब एक्जा ही है वो। तो ये सारे प्रीफिक्सेस CGPM ने रिकमेंड किए, और इस सारे को याद रखना थोड़ा मुश्किल है और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। एग्ज़ाम में या कहीं भी जो यदि किसी भी तरह के एग्ज़ाम में यदि आपको दिया हुआ रहेगा
ये सिंबल या फिर प्रीफिक्स, तो उस प्रीफिक्स का मतलब क्या है वो आपको मेंशन कर देगा। यदि कहीं पे मेगा यूज किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी वहाँ मेंशन कर देगा भाई जो मेगा का मतलब 10⁶। क्लियर। तो आपको जो याद रखना है, किलो आप ऑलरेडी आप जानते हैं, किलो आप ऑलरेडी जानते हैं आप। ऊपर से आपको याद रखना है, गीगा को याद रखना है, मेगा को याद रखना है। हालांकि दिया हुआ रहेगा लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में नहीं भी दिया जा सकता है। तो आपको ये गीगा, मेगा, किलो और इधर तो आप हेक्टो, डेका, डेसी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बचपन में ही सीखे होंगे जो भाई आपने पढ़ा होगा मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। तो भाई आपको याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो आपको सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से डेसी को आप ऑलरेडी आप जानते हैं, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं आप, सॉरी डेसी नहीं, सेंटी को आप ऑलरेडी आप जानते हैं, मिली को आप जानते हैं, माइक्रो इसको आपको याद रखना है, नैनो, मतलब टोटल आपको 2 2 4 3 7, इस 7 को आपको याद रखना है। किसी किसी एग्ज़ाम में आपको नहीं भी दे सकता है, लेकिन इन जनरल आपको जहाँ भी ये प्रीफिक्स यूज होंगे वहाँ आपको उस प्रीफिक्स का मतलब क्या वो मेंशन कर देगा। क्लियर। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।